नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ेंगे आपकी वसंत की हिंदी की पाठ्य पुस्तक है जो चैप्टर हमारा है 3। हम बस की यात्रा। ये जो चैप्टर है ये व्यंग्यात्मक और हास्यप्रद चैप्टर है। जैसे पीछे वाले हमने कहानी पढ़ी थी चूड़ियों लाख की चूड़ियाँ, उसी तरह ये भी हमारा चैप्टर है बस की यात्रा, व्यंग्यात्मक और हास्यप्रद। इस पाठ के माध्यम से हम जानेंगे कि लेखक ने अपनी यात्रा के बारे में बताया है कि कैसे कुछ मुनाफा कमाने के लिए प्राइवेट कंपनी पुरानी खटारा बसों को चलाती रहती है। इस पाठ के माध्यम से लेखक ने अपनी यात्रा में जो परेशानियां व्यक्त हुई है, जो वो यात्रा करता है तो उस समय जो 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 उसको कठिनाइयां आती है उसको व्यक्त किया, उसको प्रकट किया है। कुल मिला के क्या है कि ये कहानी ये बताती है कि ये व्यंग्यात्मक है और हंसाने वाली कहानी है। इन सभी चीज़ों के कारण ये कहानी क्या है, रोचक बन गई है। ये एक यात्रा वृत्तांत है जो व्यंग्यात्मक शैली में लिखा गया है। हमारा चैप्टर अब शुरू करते हैं। हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम के 4 बजे की बस से चलें। लेखक और उसके साथी थे जो शाम की 4 बजे की बस से चलने का निश्चय किया। कहाँ? पन्ना से। इस कंपनी की बस सताना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। सुबह घर पहुंच जाएंगे। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था, इसलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना जरूरी था कि वो यात्रा करना चाहते थे। लेकिन क्या है कि तो उन 5 में से 2 को सुबह इतना जल्दी काम था कि उनको अपनी ड्यूटी पे जाना ही था, इसलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना जरूरी था। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र ना करे कि ये खटारा बस है, प्राइवेट बस है, खटारा बस है, तो आपको अगर शाम दूसरे दिन ड्यूटी जानी है तो ये इस बस में सफ़र ना करें। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं, बस डाकिन है, मतलब बस ही खराब है। बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी, खूब वयोवृद्ध थी। मतलब बस को देखने के बाद पता चला कि बस बिल्कुल की खटारा है, यानी बुजुर्ग अवस्था में है। कहने का मतलब कि बहुत साल चल पड़ी है। सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थी। लोग इसलिए इससे सफ़र नहीं करना चाहते थे कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। यह बस पूजा के योग्य थी, उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है। बस कंपनी के हिस्सेदार भी उस बस से जा रहे थे। हमने उनसे पूछा, यह बस चलती भी है? वो बोले, चलती क्यों नहीं जी, अभी चलेगी। हमने कहा, वही तो हमें देखना चाहते हैं। अपने आप चलती है? हाँ जी, और चलेगी कैसे? गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। भाई इतना खटारा बस है जिसमें क्या है कि वो देखने से बूढ़ी लगती है और वो चलती भी है। हम आगा पीछा करने लगे। डॉक्टर मित्र ने कहा, डरो मत, बस अनुभवी है, नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है। कहते हैं कि नई बसें आती है उनसे भी ज़्यादा विश्वास पात्र है ये। हम बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेंगे। हम बैठ गए। जो छोड़ने आए थे वे इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हैं। उनकी आंखें कह रही थी, आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा। राजा रंग फकीर। कहते हैं कि इस धरती पे जो भी मनुष्य ने जन्म लिया है उसकी मौत तो निश्चित ही है, चाहे राजा हो, चाहे रंक हो, चाहे फकीर हो। रंक होता है भिखारी। आदमी को कूच करने के लिए एक निमित्त चाहिए। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, ऐसे जैसे सारी बस ही इंजन हो। हम इंजन के भीतर बैठे हैं। कांच बहुत कम बचे थे। जो बचे थे उनमें से हमें बचना था। कहने का मतलब क्या है कि बस के अंदर जो खिड़कियों के अंदर कांच थे वो बहुत ही कम बचे हुए थे, और जो बचे हुए थे ना उनसे लेखक कहता है कि हमें बचना था, कहीं कहीं ये टूट के हमारे ऊपर ही ना आ जाए। हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। इंजन चल रहा था। हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे ही इंजन है। बस सचमुच चल पड़ी। हमें लगा कि वह गांधी जी के असहयोग सविनय आंदोलन के वक्त अवश्य जवान रही होगी, यानी सन 1942 से पहले की ये बस होगी। उस समय ये बहुत अच्छी हालत रही होगी। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी, हर हिस्सा दूसरे के असहयोग कर रहा था। पूरी बस सविनय आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था। कभी लगता
सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई है, कभी लगता कि सीट छोड़कर बॉडी आगे भी जा रही है। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। यह समझ में नहीं आता कि सीट पर हम बैठे हैं या हम सीट पे या सीट हम पर बैठी है। कहते कि इतनी बस पुरानी और जर्जर अवस्था में थी, उसमें लेखक और उसके साथी बैठ तो गए, लेकिन अंदर का जो हाल था वो देखने के लायक था कि ऐसे लगता ही नहीं था कि हम सीट पे बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। एकाएक बस रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। उसमें देखने लगा भी छेद कहाँ से हो गया है और कहीं कचरा वगैरह तो नया आ गया है। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ बच्चे के मुँह में दूध की शीशी लगाती है। बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। ब्रेक फेल हो सकता था, स्टीयरिंग टूट सकता था। प्रकृति में बहुत ऐसे लुभावने थे। दोनों तरफ हरे हरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। जो भी पेड़ आता डर लगता कि इससे बस टकराएगी। क्वेश्चन बनते होते बीच बीच में। वह निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतजार करता। झील दिखती तो सोचता मैं इस बस में गोता लगा जाएगा। कि कहते हैं कि कोई पानी वाला एरिया दिखाई देता जहाँ वो ज़्यादा झील वगैरह थी, नदी वगैरह थी, वो अगर रास्ते में चलते हुए दिखाई देता तो ऐसे लगते थे जैसे कि बस उसमें गोता खाएगी। एकाएक फिर बस रुकी। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की पर वह नहीं चली। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे कि बस तो फर्स्ट क्लास है। यह तो इत्तेफाक की बात है। जो कंपनी के हिस्सेदार थे जिन्होंने कंपनी से बसें खरीदी हुई थी, वो क्या कह रहे थे, बस तो बढ़िया है, लेकिन ये खराबी आ गई, इत्तेफाक बाई चांस ही आ गई। क्षीण चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे यह बस बड़ी दयनीय लग रही थी। लगता है जैसे कोई वृद्धा थक कर बैठ गई हो। हमें ग्लानि हो रही थी कि बेचारी पर लद कर हम चले आए। हमें बड़ा वो हो रहा था, दुख फील हो रहा था कि हम इस पे चढ़कर क्यों आए। अगर इसका प्राणांत हो गया, अगर इसकी मौत हो गई तो इस बियाबान में हम इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी कि इसी जंगल के इसी रास्ते पे हमें इसकी संस्कार इसका करना पड़ेगा। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधरा। बस आगे चली। उसकी चाल और कम हो गई। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों को ज्योति जाने लगी। मतलब कि बस के अंदर नई सी एक जान सी आने लगी। चांदनी में रास्ता टोल कर वह रेंग रही थी। आगे या पीछे कोई गाड़ी आती दिखती तो वह एकदम किनारे खड़ी हो जाती। कहती, निकल जाओ बेटी, अपनी तो वह उम्र नहीं रही। कहने का क्या मतलब है, अगर वो किसी को ओवरटेक करती या साइड में होके चलती तो शायद वो झाड़ियों में जा सकती थी। एक पुलिया के ऊपर पहुंचे कि एक टायर फिस करके बैठ गया। एक पुलिया तक ही पहुंचे थे कि उतने में टायर उसका फिस हो गया। वह बहुत जोर से हिलकर थम गई। अगर स्पीड में होती तो उछल कर नाले में भी गिर सकती थी। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। वह टायरों की हालत जानते हैं, फिर भी जान हथेली पर लेकर इसे बस के में सफ़र कर रहे हैं। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है। सोचा, इस आदमी के साहस और बलिदान की भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा। इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। अगर बस नाले में गिर पड़ती तो हम सब मर जाते। देवता बाहें पसारे उसका इंतजार करते। कहते हैं कि अगर बस नाले में गिर जाती तो हम सारे के सारे मर जाते और देवताओं के पास पहुंच जाते। वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए। मर गया पर टायर नहीं बदला। दूसरा घिसा टायर लगाकर बस फिर चली। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी। पन्ना कभी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना क्या है, कहीं भी कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। लगता है जिंदगी इसी बस में गुजारनी है। वे कहते हैं इतना खटारा बस थी कि वो सड़क के धीरे धीरे आगे चल रही थी। तो लेखक ने उम्मीद छोड़ दी थी कि हम वहां तक पहुंच जाएंगे। इससे सीधे उस लोक को प्रयाण कर जाना है। कहते इसी बस में बैठे बैठे ही हमारी मौत हो जानी है। इस पृथ्वी पर कोई मंजिल नहीं है। हमारी बेताबी, तनाव खत्म सब हो गए। हमें बड़े इत्मीनान से घर तरह बैठ गए। कहते घर में जैसे बैठे थे हम उसी तरह उसमें बैठ गए। भाई हमारी सारी जो चिंताएं, जो बेताबी थी, चिंताएं थी, तनाव था, वो सब खत्म हो गया। अभी कुछ नहीं है। चिंता जाती रही, हंसी मजाक चालू
हो गया। ये लेखक की बस यात्रा का वर्णन है, छोटी सी कहानी है और लेखक कौन है इसकी? हरिशंकर परसाई। इस वीडियो से संबंधित शॉर्ट क्वेश्चन आप फाइंड आउट करोगे और अपनी पीएनबी में राइट करोगे। धन्यवाद बच्चों।